तो देखिए बात अपन कर रहे थे हेनरी नियम की। पिछली जो क्लास थी उसमें किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हेनरी जो रूल्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसमें क्या बताया था आपको कि P समानुपाती किसका होता है? X के होता है। X यहाँ पर क्या आपकी कोई गैस है। P समानुपाती को यहाँ हटाया था और क्या लिखा था? KH को क्या कहा था? समानुपाती स्थिरांक कहा था कि जो समान दाब पर गैसों की विलेयता एक दूसरे क्या होती है? समानुपाती होती है। ये आप पीछे वाला इसका नियम है। अब यहाँ पर इसी नियम को आगे थोड़ा सा यदि अपन लेकर चले तो उस समय कि यदि x g बराबर लें तो क्या आता है? P अपॉन के एच के रूप में। ये हेनरी स्थिरांक। तो इससे एक बात निकलकर बाहर आ रही है, वो बात ये आ रही है कि जो हेनरी नियतांक का जो मान है, हेनरी नियतांक का जो मान है वो गैसों की विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये जो फार्मूला है वो आपको क्या बता रहा है कि गैसों की समान दाब पर विलेयता हेनरी नियतांक की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो नोट करो, समान दाब पर गैसों की विलेयता किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? हेनरी नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो 3-4 जो पॉइंट थे इसके वो पिछले वाली क्लास में रह गए थे, तो उसी को मैं यहाँ पर दोबारा नोट करा देता हूँ, फिर आगे वाले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो पहला तो क्या याद रखना कि समान दाब पर गैसों की विलेयता हेनरी नियतांक क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इस चीज को क्या कह सकते हैं कि जब हेनरी नियतांक का मान कम होगा तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। जब हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा तो विलेयता के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो अगला पॉइंट लिखो, जब हेनरी नियतांक या स्थिरांक कह दो, नियतांक स्थिरांक कह दो, स्थिरांक का मान उच्च हो तो विलेयता में क्या आएगी? कमी आएगी। विलेयता घटती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब हेनरी स्थिरांक का मान कम हो तो विलेयता बढ़ती है। ये चीज नोट करो। तीनों जो बातें हैं आप नोट करो। इसी फार्मूले को जो हेनरी फार्मूला अपन पढ़ रहे थे, नियम पढ़ रहे थे, उसी के आगे ये तीनों पॉइंट हैं। चलो नोट करो कि सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो पहली लिमिटेशन तो इसकी ये है कि जो दाब आप लगा रहे हो वो दाब का मान अधिक नहीं होना चाहिए। एक निश्चित जो सीमा है उस सीमा तक जो प्रेशर है वो होना चाहिए। पहले लिखो इसको कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा कि दाब का मान यदि आपने बढ़ा दिया, अधिक कर दिया, एक सामान्य जो स्थिति उससे अधिक कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो विलेय पदार्थ आपने विलय के अंदर डाला है तो उसमें वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। विलेय और विलय वाली स्थिति उसमें नहीं रहेगी। विलय और विलय वाली स्थिति उसमें नहीं रहेगी। पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा? एक
अलग विलेन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसका टेम्परेचर जो दाब है वो क्या नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा पॉइंट कि विलेय और जो विलायक आपने लिए हैं उनकी जो विलेयता वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या कह सकते हैं कि गैस की विलेयता विलायक में क्या हो, कम होनी चाहिए। अब क्यों कम होनी चाहिए उसका भी कारण बताता हूं। क्या कहा, गैस की विलेयता विलायक में कम हो। भाई एक और तो अपन क्या कर रहे हैं कि गैस को द्रव्य के अंदर घोलना है, गैस को द्रव्य में घोल रहे हैं, उसको सॉल्यूट कर रहे हैं उसको। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि विलेयता विलायक में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो आपने विलेय लिया, विलेय का मतलब यहाँ किससे है, गैस से है। वो गैस ली, वो गैस को आपने द्रव्य के अंदर डाला और यदि वो पूर्ण रूप से उसमें घुल गई तो क्या बना लेगी, एक यौगिक बना लेगी। उसमें क्या बना लेगी, एक यौगिक बना लेगी। तो जब यौगिक उसने बना लिया तो विलेय और विलायक पदार्थ, गैस और द्रव्य की जो विलेन वाली बात थी वो यहां पर नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से उसमें नहीं घुलना चाहिए। पूर्ण घुल गया तो पूरा क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब उसे विलेय क्या है, विलायक क्या है, वो अलग हुआ ही नहीं। समझ में आई बात है। तो उसकी विलेय पदार्थ के विलायक में क्या होनी चाहिए, विलेयता कम होनी चाहिए। अगली बात जो है, चौथा पॉइंट लिमिटेशन इसकी है वो कि जो भी विलेन आप ले रहे हो वो उसकी प्रकृति है वह तनु प्रकार की होनी चाहिए। अगला क्या है, विलेन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, तनु विलेन होना चाहिए, तनु विलेन की होनी चाहिए, विलेन की होनी चाहिए, तनु विलेन। इस तनु विलेन क्या होता है इसके बारे में अपनी जो पीछे वाली जो क्लासें हैं उसमें विस्तृत प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। तो वहां से उसको आप दोबारा देख लेना कि विलेन की प्रकृति तनु प्रकृति होनी चाहिए, यानी विलेय पदार्थ जो गैसीय पदार्थ है वो आपका उसमें क्या होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। तो ये जो 4 लिमिटेशन है वो किस पर है, आपके हेनरी नियम पर है। तो हेनरी नियम की यहाँ क्या है, ये सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं हैं। ठीक है, हेनरी नियम की सीमाएं 4 सीमा है। पहला, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए और विलेन की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, तनु विलेन प्रकृति होनी चाहिए। ये उतारो, उसके बाद में आगे देखते हैं कि हेनरी नियम का जो है अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले 4 पॉइंट ये नोट करो। हेनरी नियम का अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग किसको हम कहां पर अप्लाई करते हैं, कहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें जो मुख्यतः हेनरी नियम किस पर आधारित है कि समान दाब के ऊपर विलेय और विलायक गैस को द्रव्य के अंदर घोलना इस बात पर ही निर्भर करता है। तो इसका दैनिक जीवन में पहला जो अपन एग्जांपल ले सकते हैं वो कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, या क्यों यूं कहें कि जो मृदु पेय पदार्थ है, मृदु पेय या यूं कह दो सोडा वाटर, आप सभी परिचित हो, पेप्सी है, थम्स अप है, वगैरह वगैरह जो भी आपके, उन सभी में क्या होता है, उनका एक जो विशेष स्वाद होता है
वो किसके कारण होता है बता सकते हो? जो सोडा वाटर है या जो मृदु पेय है उसका एक विशेष प्रकार का उसका जो स्वाद होता है, वो स्वाद किस पर निर्भर करता है या वो स्वाद किसके कारण होता है? वो आपका जो होगा वो है कि जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर कितनी मात्रा में CO2 गैस घुली हुई है, उसके अंदर कितनी मात्रा में CO2 गैस घुली हुई है उसी के ऊपर ये निर्भर करता है। यानी तो सोडा वाटर या मृदु पेय पदार्थ होगा, इसमें क्या होता है CO2 गैस को घोला जाता है किसके साथ? जल के साथ घोला जाता है। अब इसका जो स्वाद है वो किस पर निर्भर करेगा? इस CO2 पर निर्भर करेगा, CO2 के ऊपर निर्भर करता है कि CO2 की मात्रा उसमें कितनी आपने घोल रखी है, कितनी उसके अंदर घुली हुई है, उसी पर यह निर्भर करता है। तो CO2 है, इस CO2 को उस बोतल के अंदर जब भरा जाता है तो उच्च दाब के साथ भरा जाता है, अत्यधिक प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है। अब जैसे आपने अनुभव किया होगा कि बोतल का ढक्कन जैसे आप खोलते हो तो खोलने पर क्या होता है, जो गैस है वो एक साथ क्या निकलती है? बाहर निकलती है। बाहर क्यों निकलती है? इसका कारण क्या है कि जब बोतल के अंदर उसको भर रखा है तो उसके अत्यधिक प्रेशर अत्यधिक दाब के कारण वो अंदर भरी हुई है। अब जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो प्रेशर क्या होगा? वो रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। तो जो बाहर निकल रहा है, प्रेशर बाहर निकल रहा है, वो किस रूप में निकल रहा है? CO2 जो गैस है उसके रूप में बाहर निकल रहा है। तो जितने भी जो मृदु पेय पदार्थ होते हैं उस मृदु पेय पदार्थों में या जो सॉफ्ट ड्रिंक है उस सॉफ्ट ड्रिंक में किसको भरा जाता है? CO2 गैस को भरा जाता है उच्च दाब के ऊपर। पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहां पर क्या देखो, एक चीज और याद रखना कि जैसे आप दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। वो वाली चीज यहां पर सिद्ध हो जाती है। यहां पर क्या कह सकते हैं इसमें कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? विलेयता बढ़ती है। ये चीज अपन पहले प्रूव कर चुके हैं कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो वो ही यहाँ पर इस पर निर्भर करती है, इसमें लागू होती है कि CO2 गैस को अत्यधिक दाब के अंदर इसको अत्यधिक मात्रा में घोलने के लिए उच्च दाब के अंदर इसको क्या किया जाता है? बोतल के अंदर भरा जाता है। वो ढक्कन खोलने पर प्रेशर रिलीज होता है, बाहर निकलता है, ठीक। अब दूसरा इसका अनुप्रयोग है वो ये कि जो भी गोताखोर होते हैं, वो गोताखोर जब समुद्र की नीचे की गहराई में जाते हैं, समुद्र की नीचे गहराई में जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनके ऊपर जो जल है उस जल का जो प्रेशर है वो दाब अधिक लगता है। समझ रहे बात को कि जब गोताखोर जल के अंदर गहराई में जाते हैं, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, प्रेशर उतना ज्यादा लगता है। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि अपना जो उस गोताखोर का जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर क्या घुल सकती है? आपकी N2+ और O2। N2 और O2 की जो मात्रा रक्त में घुलने की जो सीमा है वह एक आवश्यक सीमा से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। समझ रहे हो चीज को कि जब गोताखोर गहराई में जाएगा तो उस पर किसकी जो वेसल्स हैं, उसकी जो वाहिनिकाएं हैं, उनके ऊपर क्या पड़ता है? अत्यधिक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के कारण जो रक्त में कम मात्रा में जो घुलती है N2 और O2, यानी जब अपना स्थल के ऊपर है तो अपने रक्त में एक सीमित लेवल तक ऑक्सीजन रक्त में घुली हुई है। अब जैसे प्रेशर ऊपर दबाव ज्यादा डालेंगे तो यहाँ पर दबाव डालने पर क्या होता है? दाब डालने पर विलेयता बढ़ती है, दाब डालने पर विलेयता बढ़ती है। तो जब गहराई में आप गए तो जल के द्वारा उसके शरीर पर क्या लगाया जा रहा है? प्रेशर लगाया जा रहा है। उस प्रेशर के लगाने से उसकी जो रक्त वाहिनिकाएं हैं उसके अंदर N2 और O2 है, उसके घुलने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अधिक मात्रा में उसके अंदर घुल जाती है। अब जैसे ही मान लो अंदर था वो ज्यादा मात्रा में घुल गई, अब जैसे ही वो वापस ऊपर तल पर आता है, गोताखोर वापस तल पर आता है, तल पर जब वो आएगा तो क्या होगा? प्रेशर का मान कम होगा,
दाब का मान कम होगा। अब दाब का मान जब कम होगा तो रक्त के अंदर जो N2 प्लस O2 अधिक मात्रा में घुल गई थी उन पर प्रेशर हटेगा। प्रेशर हटेगा तो वो बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में जो वाहिकाएं हैं उसमें बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, या उसमें बबल्स बन जाते हैं। तो वाहिकाएं होती है उसमें बबल्स बन जाते हैं, और उस बबल्स के बनने के कारण वहां पर क्या हो जाएगी, एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है वाहिकाओं में। उस रुकावट के कारण जो गोताखोर है उसको उस जगह पर क्या होती है, एक असहनीय पीड़ा होती है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी जो प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए थी वो प्रॉपर सप्लाई अब नहीं हो पाती है। तो इस स्थिति में वहां पर क्या बन जाता है, रक्त है जो वाहिकाओं में अवरुद्ध हो जाता है। उस अवरुद्ध होने की जो स्थिति है उसमें यदि डॉक्टरी भाषा में कहें तो उसको क्या कहा जाता है, बेंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, बेंड्स कहा जाता है, कि जो बबल्स बन गए उसके वाहिकाओं जब बाहर की सतह पर वापस आए तो क्यों कि N2 और O2 का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बबल्स बन गए, बेंड्स बन गए। अब बेंड्स यदि जैसे ब्रेन वगैरह के अंदर बन जाए, ऐसी जगह पर बन जाए जहां पर हर क्षण रक्त का प्रवाह होना जरूरी है, तो ब्रेन के जब अंदर ये बबल्स बन जाएंगे तो उससे गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए किया क्या जाता है वो देखो, कि जो गोताखोर होते हैं उनका जो पीठ के पीछे सिलेंडर लगा रहता है, सिलेंडर जो लगा रहता है उस सिलेंडर में जो गैसें भरी रहती हैं, ऑक्सीजन वगैरह जो गैसें हैं, उन गैसों के साथ में मिश्रण के रूप में क्या भर दिया जाता है, हीलियम भर दी जाती है। कौन सी गैस भर दी जाती है, हीलियम गैस भर दी जाती है। ये याद रखना, क्या भर देंगे, हीलियम गैस भर देंगे। नाइट्रोजन प्लस O2 का जो मिश्रण भरते हैं उस मिश्रण में साथ में क्या भर दी जाती है, हीलियम गैस। इसको मैंने आपको अपवाद के रूप में बताया था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है उसके ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब इसको आपने इसके अंदर मिला दिया तो उस पर क्या होगा कि जो प्रेशर है उसको ये बनने नहीं देगा। हीलियम है, अंदर नीचे गहराई में जाएंगे तभी भी जो वायु के ऊपर जो प्रेशर उसको बनने नहीं देगा। इसमें जो हीलियम की मात्रा मिलाई जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो सिलेंडर भरा रहता है जो पेटों के ऊपर गैस देने के लिए जल के अंदर, अन्यथा तो गैस शोषण कहां से करेगा, वो शोषण कहां से करेगा, तो उसके पीछे पीठ पर जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के मास के द्वारा उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो उसमें जो हीलियम का जो कंटेंट होता है, हीलियम गैस जो होती है वो 11.7% होती है। कितनी होती है, 11.7% होती है। जबकि जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन गैस की मात्रा N2 की मात्रा वो होती है 56.2%। उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 56.2%। जबकि जो ऑक्सीजन है वो होती है उसमें 32%। ये जो सिलेंडर होता है, शोषण सिलेंडर, उसमें उसका क्या होता है, प्रतिशत मात्रा होती है अलग अलग। तो इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो निभा रहा है, हीलियम निभा रहा है, कि ये जो हीलियम है वो क्या नहीं बनने देता है, प्रेशर को नहीं बनने देता है। प्रेशर नहीं बनेगा तो जो N2O2 है वो रक्त के अंदर नहीं घुल पाएंगे, नहीं घुल पाएंगे तो क्या नहीं बनेंगे, बबल्स नहीं बनेंगे। बबल्स नहीं बनेंगे तो रक्त का प्रवाह नहीं रुकेगा, कंटिन्यू रक्त हो लगातार जारी रहेगा, चाहे वो स्तर के नीचे हो या वो ऊपर। चलो ये जो बात मैंने कही, ये वाली पॉइंट की समझ में आई हो तो कमेंट्स करके बताओगे। चलो तीसरा बिंदु, तीसरा है वो किसके बारे में कहें कि जो पर्वतारोही होते हैं या अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उसमें क्या होता होगा। जैसे अपना कारगिल वगैरह का जो लेह लद्दाख ऊंचाई वाले जो स्थल हैं वहां पर आपने सुना होगा कि अपने जो सैनिक हैं, जवान हैं, उन जवानों की रेगुलर ड्यूटी नहीं दी जाती है, बदल बदल के ड्यूटी दी जाती है। इसका कारण क्या है तो वो भी मैं आपको समझाता हूं कि जो ड्यूटी है जो बदल बदल कर क्यों दी जाती है। इसका कारण कि जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे तो ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब
आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। O2 पर आंशिक दाब क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाता है। आंशिक दाब O2 का जब कम हो गया तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या होगा, आंशिक दाब कम हो जाएगा। आंशिक दाब जब कम हो जाएगा तो रक्त के अंदर O2 जिस मात्रा में घुलनी चाहिए थी वो उस मात्रा में नहीं घुल पाती है। तो क्या कहेंगे कि रक्त में O2 की सांद्रता कम हो जाएगी। कहां पर, कि ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे रक्त में O2 की सांद्रता में बोला क्या आ जाएगी, सांद्रता में कमी आती है, कमी हो जाती है। सांद्रता पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस कमी हो जाने से क्या होता है कि जो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है, और इस सप्लाई नहीं होने से एक गंभीर रोग उत्पन्न हो जाता है। वो रोग क्या होगा कि उनकी जो सोचने की शक्ति है, सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और शक्ति कम हो जाएगी तो इससे संबंधित जो रोग हो जाता है उस रोग को कहा जाता है एक्सोनिया। एक्सोनिया रोग हो जाता है, सोचने की उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यही कारण है कि जो ऊंचाई पर जो सैनिक वगैरह रहते हैं उनकी जो ड्यूटी है वो बदल बदल कर दी जाती है। क्यों, कि ऊंचाई पर रहेंगे तो आंशिक दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसके रक्त में किसकी सांद्रता कम हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी। O2 की कमी हो जाएगी तो उसके शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिल पाएगी तो शरीर जो है वो थकावट अनुभव करेगा, शरीर थकावट अनुभव करेगा। जब थकावट अनुभव करेगा तो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो उसे सोचने की शक्ति वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। रोग को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया रोग इसको कहा जाता है। कौन सा रोग कहते हैं, एनोक्सिया रोग, सोचने की शक्ति कम। तो ये तो था वो हेनरी नियम का अनुप्रयोग क्या क्या है, क्या अनुप्रयोग हैं जो डेली लाइफ से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूं कि तीनों पॉइंट आपको समझ में आए हैं। चलो आपके लिए छोटा सा एक प्रश्न है कि गैस और वाष्प, गैस और वाष्प क्या दोनों एक ही चीज है क्या? चलो ये बताओ, देखें, सोचो, देखें, गैस और वाष्प दोनों एक ही चीज है। ये जो चीजें होती है ना वो अपनी छोटी क्लास में पढ़ ली होती है। ये चीज आपको याद हो तो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, 7वीं क्लास में पढ़ लिया कि गैस और वाष्प क्या होती है। अब चीज ये होती है कि उसको अपन क्या नहीं करते हैं, कि उसको रिकॉलिंग नहीं करते हैं। 7वीं क्लास के जो विज्ञान है वो काफी कुछ अपन को सिखाती है, लेकिन उसमें अपन क्या करते हैं, उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में कोई आगे चलकर चीजें आती हैं तब आपको फिर दोबारा बताने की आवश्यकता पड़ती है। गैस और वाष्प क्या है, देखो मैं बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा, एक तो NTP और एक STP, नॉर्मल टेम्परेचर, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मानक ताप है उसके बारे में। NTP पर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब होता है NTP पर। इसमें एक स्टैंडर्ड मान जिसको कितना लिया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस जिसको लिया जाता है, या 98 डिग्री केल्विन जिसको लिया जाता है। तो देखो कि जो भी आपके पदार्थ होते हैं वो एक सामान्य ताप के ऊपर, या यूं कहें कि जो STP के ऊपर, STP के ऊपर सामान्य तो वो क्या रहते हैं, गैस अवस्था में कोई पदार्थ रहता है। पदार्थ की एक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो जो STP के ऊपर या 25 डिग्री जो सेल्सियस है उसके ऊपर ये पदार्थ की एक कोई अवस्था है, वो तो क्या है, गैस है। अब इसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है,
वो जरूरी नहीं है, पॉइंट 2 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि पदार्थ के सामान्य अवस्था का टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या रहे, कोई पदार्थ गैसीय प्रावस्था में रहता है तो वो तो गैस होती है। अब दूसरा क्या है, वाष्प क्या है। उस वाष्प में क्या होगा कि जो भी आपका ठोस है या कोई द्रव्य है, ठोस और द्रव्य है, एक सामान्य टेम्परेचर में क्या रहते हैं, एक अणु के रूप में बंधित रहते हैं। एक जो सामान्य उनका जो आकर्षण बल है उससे बंधे रहते हैं। लेकिन जब इनका आप क्या कर देते हो, तापमान बढ़ा देते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो उस समय क्या होता है, इससे जो गैस बाहर निकलती है, तापमान अत्यधिक बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा से तापमान अधिक जो बढ़ा देते हो, तो उस समय जो गैस बाहर निकलती है वह गैस कौन सी कहलाती है, वाष्प कहलाती है। या फिर कि ठोस या द्रव्य को एक निश्चित टेम्परेचर से उस ताप पर जब आप गर्म करोगे तो उस समय जो गैस बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। समझ में आई बात कि सामान्य ताप पर जो पदार्थ की अवस्था वो तो गैस है, लेकिन जब किसी को उच्च ताप के ऊपर ठोस या द्रव्य को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी जो अवस्था परिवर्तन होने से जो बाहर निकलती है गैस, वो गैस क्या कहलाती है, वाष्प कहलाती है। जल आपने देखा होगा कि जल को जब उसके 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको गर्म किया जाता है, क्वथनांक बिंदु पर जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, उसकी वाष्प बनती है, वो वाष्प है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि गैस और वाष्प क्या होती है। चलो आगे। अब मैं बता रहा था कि द्रव्य विलयनों में वाष्प दाब वो क्या होता है। द्रव्य विलयन लेंगे ना यहाँ पर, तो विलयनों में वाष्प दाब क्या। तो इस चीज को समझने के लिए, जैसे मान लिया मेरे पास ये एक कोई बीकर है, इस बीकर में इस लेवल तक मैंने इसमें जल भर रखा। तो चलो मेरे को ये बताओ कि आपने एक गिलास में पानी भर के रखा, बाहर रख दिया। अब 2 दिन बाद में जब वापस आप जाकर उस पानी को देखोगे तो आप क्या अनुभव करोगे? क्या पानी का लेवल वो का वही है? क्या पानी का लेवल घट गया? क्या पानी का लेवल बढ़ गया? क्या कहा मैंने कि एक गिलास है, उसमें आपने पानी भर के एक निश्चित लेवल तक आपने पिन आउट कर दिया, उसको इस पॉइंट तक मैंने पानी भरा है, बाहर रख दिया। 2 दिन बाद उसको आप जाके देखोगे तो आप क्या नोटिस करोगे? क्या पानी का स्तर वही है? क्या लेवल कम हो गया? क्या पानी का लेवल बढ़ गया? आप क्या अनुभव करोगे? हाँ ठीक है, आपने क्या अनुभव किया कि पानी का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब कम क्यों हो गया? वो कम क्यों हो गया? वो इसलिए कि जो पानी है उसमें भी क्या होता है, एक सामान्य टेम्परेचर पर क्या होती है, वाष्पन क्रिया होती है। वाष्पन क्रिया हुई, वाष्पन क्रिया से क्या हो गया, जल बाहर निकल गया, जिससे उसके आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। जिससे जो जल स्तर आपने लिया था उसके आयतन में कमी आ गई। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं कि मैंने क्या लिया, एक पात्र ले रखा है, बीकर ले रखा है, उस बीकर में कोई द्रव्य भर रखा है। तो द्रव्य के ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, द्रव्य के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, द्रव्य के अंदर चारों ओर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का जो दाब है वो अनुभव करते हैं या प्रेशर लगाते हैं। द्रव्य के जो कण हैं वो क्या करेंगे, इसमें चारों ओर क्या करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं इस प्रकार से। एक विशेष चारों ओर दाब लगाते हैं। ये अंदर के कण है, इसके कुछ जो कण है उसकी सतह पर भी तो है, इसके जो कुछ कण है इसकी सतह पर भी तो है, यहां पर भी इसके कण है, यहां पर भी, यहां पर। अब ये क्या करेंगे, इनका जो प्रेशर होगा कहां लगेगा, अंदर लगेगा।
यहाँ अंदर की ओर इसका प्रेशर लगेगा, ये वाली सतह क्या होगी, इसको खाली मिल गई, ये बाहर क्या लगाएंगे, बाहर भी प्रेशर लगाएंगे। अब जब ये बाहर से खुला है तो बाहर प्रेशर लगाया तो वो क्या हो गया, वाष्पित होकर के बाहर निकल गया, तो इसकी आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। इतनी चीज क्लियर। अब मान लो कि इसको मैं ऊपर से यहां पर बंद कर दूं, ऊपर से यहां पर इसको क्या कर दूं, बंद कर दूं, और यहां पर एक प्रेशर को मापने के लिए क्या लगा देता हूं, 1 मीटर लगा देता हूं, प्रेशर को मापने के लिए 1 मीटर यहां पर मैं लगा देता हूं। अब जैसे ही ये यहां से वाष्पित होंगे तो कण यहां पर क्या आएंगे, बाहर आएंगे, गैस के रूप में, वाष्प के रूप में यहां बाहर आएंगे। तो वो क्या करेंगे, इस सतह के ऊपर क्या लगाते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं, इसके ऊपर एक दाब लगाते हैं। उस दाब को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, प्रेशर दाब मापी में नोट कर लेते हैं। तो यहां पर अपन को जो दाब मिलता है वह दाब ही उसका क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। एकदम साधारण सिंपल सी बात। द्रव्य था, द्रव्य द्वारा किसी भी ताप पर एक वाष्प में बदलने की क्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। एक क्रिया शब्द, एक नया शब्द हो रहा है कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, कि किसी भी ताप के ऊपर द्रव्य का वाष्प के रूप में बदलना, किसी भी ताप पर द्रव्य का वाष्प रूप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे जल है तो जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो किस में आ जाएगी, वाष्प में आ जाएगी ना, वाष्प में आ जाएगी। अब अपन बात इसकी कर रहे थे कि इस द्रव्य के जो आयन के कण है उसको क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहां पर जो प्रेशर बनेगा वही यहां पर क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। मतलब द्रव्य का वाष्प में बदलने के लिए या वाष्प बनाने के लिए जितना दाब लगाती है, बाहर निकली ऊपर, यहां से इसके ऊपर वापस प्रेशर लगेगी, वहां पर आपने नोट कर लिया, तो उसकी क्या डेफिनेशन दे सकता हूं मैं वाष्प दाब की, कि द्रव्य वाष्प बनाने के लिए, द्रव्य वाष्प बनाने के लिए जितना दाब लगाती है, क्या कहूंगा कि द्रव्य वाष्प बनाने के लिए जितना दाब लगाती है, जितना दाब लगाती है क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। इसके द्वारा यहां पर तो दाब लगाया गया। अब इसमें होगा क्या, देखो एक दाब होगा वो निश्चित सीमा तक लगेगा। अब ऊपर से इसको आपने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जो क्रिया किसकी हो रही है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। ऊपर उठ रहे कण, वाष्पन की क्रिया हो रही है। वाष्पन की क्रिया जब हुई तो ऊपर जाकर यहां पर क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब अपन पात्र में जल गर्म करते हैं उसकी भाप बनती है, उसके ऊपर अपने ढक्कन से बंद कर दिया तो ढक्कन की सतह के ऊपर जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। तो वाष्पन जो होगा वो एक निश्चित सीमा के साथ क्या हो जाता है, वो संघनन क्रिया हो जाती है उसकी। कौन सी क्रिया, संघनन क्रिया। अब जो संघनन है वो वापस क्या होता है, वाष्प में रूपांतरित होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। ये नहीं कि प्रेशर लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा वाष्प दाब, ये स्थिति नहीं है कि एक निश्चित सीमा तक उसका प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने के बाद में वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, एक दूसरे के समान हो जाती हैं। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वाष्प दाब की क्रिया कहलाती है। बोलो समझ में आई बात, वाष्प दाब क्या होता है, बताओ देंगे कमेंट्स करके। इसको मिटा रहा हूं। अब है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, जो मेरे कारक है उनको लेकर मैं पॉइंट को आज खत्म करना चाहूंगा। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित
करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट है कि जो द्रव्य लिया उसकी प्रकृति क्या है। द्रव्य की प्रकृति हमें पता है कि जो भी द्रव्य रहेगा उस द्रव्य के जो उसके अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स एक निश्चित आकर्षण बल के द्वारा वो बंधे हुए रहते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स इसके जो हैं वो क्या रहते हैं, एक इस द्रव्य के अंदर ही एक आकर्षण बल के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल कहेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल। कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, उस अंतरा आणविक आकर्षण बल से द्रव्य के जो कण है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। अब देखो ये अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान जितना ज्यादा होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान जितना ज्यादा होगा, उसमें वाष्पन की दर उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उतना ही उसमें अंतरा आकर्षण बल की मान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या वाष्पन की दर कम हो जाएगी, तो लगने वाले वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कि प्रबल कण है, परस्पर मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो उसको बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी चाहिए था, जो प्रेशर था वो क्या होता है, कम होता है? तो क्या नोट करना इसमें कि ठोस या द्रव में अंतरात्मिक आकर्षण बल का मान अधिक होने पर वाष्पन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नोट कर लोगे? चलो बेटा क्या लिखेंगे, ठोस या द्रव में अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने पर वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा, वाष्प दाब कम होगा। क्यों कम होगा, मैंने बता दिया कि आकर्षण बल मजबूती से एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसके कारण। तो ये पहला कारक हो गया ताप। छोटे छोटे पॉइंट हैं, केवल आपको नॉलेज में याद रखना है इस चीज को। दूसरा पॉइंट है ताप का परिमाण। दूसरा है तापमान, कि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो क्या करता है, तापमान को कैसे प्रभावित करता है, वाष्प दाब को कैसे प्रभावित करता है, वाष्प दाब को कैसे प्रभावित करेगा, बता सकते हो? क्या लगा रखा आपने, एक मीटर लगा रखा, इसमें पार्टिकल्स है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्प की क्रिया हो रही है। अब आपने इसका ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में क्या आएगी, वाष्प दाब में क्या आती है, वृद्धि होती है। वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी, इसका कारण क्या, कि जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके जो कण थे एक आकर्षण बल से बंधे हुए थे। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो बंध है, उस बंध क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बंध कमजोर होगा, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स जितने दूर दूर होंगे उसमें प्रेशर का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आई बात, कि तापमान बढ़ाएंगे तो अंतराणिक आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से कण स्वतंत्र विचरण करेंगे, तो उस समय जो लगने वाला दाब है वो दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब के मान में वृद्धि होती है, कि आकर्षण बल उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा इसका, कि ताप वृद्धि से, बेटा साथ में लिख लेना, ताप वृद्धि से अणु के बीच का आकर्षण, ताप वृद्धि से अणु के बीच का आकर्षण कम होगा। तो आकर्षण कम होगा तो किसका मान बढ़ेगा, वाष्प दाब का मान बढ़ेगा। कम होगा तो
वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? वृद्धि होगी। वाष्प दाब में क्या होगी? वृद्धि। ये दूसरा। तीसरा पॉइंट साथ साथ उतार लेना, नोट कर लेना। तीसरा बेटा तो तीसरा कारक, तीसरा कारक यहां पर अपन जो है वो लेंगे अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील जैसे नमक, शक्कर, ये जो पदार्थ यदि आप इसके अंदर डाल दोगे, विलयन के अंदर डाल दोगे, तो उससे क्या होगा? उसकी वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी वो देखो, अभी बताता हूं। ये आपने विलयन ले रखा है, ठीक है। यहां पर आपने ये कंप्रेसर मापी लगा रखी है, दाब मापी लगा रखी है। नमक लिया, मान लो ये नमक जो ठोस अवस्था में, इनको आप इसके अंदर डाला तो पहले क्या था? इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी सतह पर, यहाँ पर पूरे पर लगे हुए थे सतह पर। अब जैसे ही अवाष्पशील नमक और शक्कर को जब आप उसको पानी डालकर गर्म करते हो, क्या होता है? पानी पानी उठ जाता है और पीछे क्या बच जाता है? नमक और शक्कर पीछे रह जाती है। तो ये अवाष्पशील है। तो जैसे ही नमक और शक्कर को इसके अंदर डाला तो ये जो कण है वो कहाँ आ जाएंगे? इनके बीच बीच में आ जाएंगे, इनके बीच बीच में आ गए इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ कि पहले जो पूरी पृष्ठ की सतह से जो द्रव्य के कण थे वो क्या हो रहे थे? वाष्पित हो रहे थे। हो रहे थे नहीं हो रहे थे। अब जैसे ही आपने अवाष्पशील इसके अंदर डाला तो उससे कुछ जगह किसने ले ली? इस अवाष्पशील पदार्थ में ले ली। तो जो वाष्पशील पदार्थों का वाष्प में रूपांतरित होने का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अब वो क्या हो गया? घटकर कम हो गया। वो घटकर क्या हो गया? कम हो गया। तो वाष्पशील पदार्थों के में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, जिससे क्या होगा? वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसको क्या कहा जाता है? वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वाष्प दाब अवनमन। कि वाष्प दाब में क्या आ रही है? कमी आ रही है। वाष्प दाब में कमी आएगी। क्या आ जाएगी? वाष्प दाब में कमी। कमी क्यों आ गई? पता लग गया बेटा? क्यों आ गई? कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जब आपने इसमें क्या मिला दिया? अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ठीक है। अब अगला पॉइंट, यदि अवाष्पशील के स्थान पर इसी में यदि वाष्पशील मिला दें, अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है कि वाष्पशील यदि द्रव्य मिला दें, वाष्पशील विलेय मिला दें, जैसे आपका जो H2O है, H2 है, इसमें आप C2H5OH इथाइल एल्कोहल इसमें मिला दो, तो इससे मिलाने पर क्या होगा कि इसके वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगी। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसकी अपनी प्रकृति होती है। वाष्प जो एल्कोहल उसकी अपनी प्रकृति होती है, वो क्या होता रहता है? वाष्पित होता रहता है, वाष्पित होता रहेगा। तो पहले से तो पदार्थ वाष्पित हो रहा है, उसमें और वाष्पशील मिला दिया तो वाष्प दाब में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। तो ये जो चार पॉइंट थे जो विलेय द्रव्य की विलेयता की वाष्प दाब को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये चार कारक आपको याद रखने हैं। पहले क्या बताया? प्रकृति बताई। दूसरा क्या बताया? तापमान का प्रभाव बताया। तीसरा कौन सा बताया? अवाष्पशील विलेय मिला दो। और चौथा कौन सा है? वाष्पशील विलेय उसके अंदर मिला। तो बेटा ये थी आज की अपनी क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको इस क्लास में कुछ समझ में आया होगा। जो चीजें बताई हैं वो आपने ग्रहण की है। तो इसी प्रकार से आप क्लास में रेगुलर बने रहें और जो असाइनमेंट दिया जाता है उसको आप असाइनमेंट में जरूर होमवर्क भेजा करोगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके एक बार जरूर बताना। धन्यवाद।